दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले बेहद शानदार एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 6 सालों की खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरने के बाद एक योद्धा बनता है जिसे ब्लैक स्कॉर्पियन कहा जाता है, जिन्हें बाद में राजा की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर रखा जाता है। वर्तमान समय में सबसे खतरनाक और ताकतवर ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा का नाम असुर है, जो अपने बेटे माथायस को समझा रहा होता है कि तुम अभी छोटे हो और ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा बनना इतना आसान नहीं है, और इसलिए कल होने वाली ब्लैक स्कॉर्पियन की प्रतियोगिता में तुम नहीं जाओगे। इतना कहकर असुर वहां से चला जाता है। लेकिन मैथ्यू भी अपने पिता की तरह एक ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा बनना चाहता था। इसीलिए वो अपने पिता की बात को नजरअंदाज करके अगले दिन उस प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है। इसके बाद हमें सेनापति सरगोन को दिखाया जाता है, जो उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 24 बच्चों से कहता है कि इस ट्रेनिंग को पास करने वाले 12 बच्चों को ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा बनाने के लिए भेजा जाएगा और बाकी इस कंपटीशन में मारे जाएंगे। इसके बाद सेनापति सरगोन फाइट शुरू करने का आदेश देता है और उन सभी कैंडिडेट के बीच फाइट शुरू होती है। अब हम माथायस को देखते हैं। फाइट के दौरान उसके सामने उसकी दोस्त लायला आ जाती है। मैथ्यू उसे वहां पर देखकर खुश हो जाता, लेकिन तभी सरगोन लायला को देख लेता है और इसके बाद सरगोन उसे पकड़कर सजा देने लिए लेकर जाने लगता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में लड़कियों को भाग लेने की इजाजत नहीं है। यह देखकर मैथ्यू लायला को बचाने के लिए सरगोन से भिड़ जाता है और भागने लगता है, लेकिन सरगोन के सिपाही उसे पकड़कर सरगोन के सामने पेश करते हैं। अब सरगोन मैथ्यू की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक वहां पर असुर भी आ जाता है और उससे कहता है कि वो अभी बच्चा है, उसे छोड़ दो। हम कल मिलते हैं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है। ये सुनकर सरगोन असुर पर अटैक कर देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वहां पर किंग आकर फीटो रोकने के लिए कहते हैं और साथ ही वह असुर से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने गलती की है और इसकी सजा के तौर पर है उसे ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। होगा असुर इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन वह राजा को निराश नहीं करना चाहता था। तभी हम सरगोन को देखते हैं, जो असुर को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब रात होने पर जब असुर सो रहा होता है, तब अचानक जहरीले बिच्छू आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे असुर तड़प तड़प कर मर जाता है। यह देखकर मैथ्यू दुखी हो जाता है और सरगोन से अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि वह जानता था कि सरगोन ने ही काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके पिता को मरवाया है। अब मैथ्यू ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा बनने के लिए ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैथ्यू ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा बनकर लौटता है। जब वह सभी अपने राज्य वापस लौट आते हैं, तब राज्य के सभी लोग खुशी से उनका स्वागत करते हैं। तभी वहां पर सरगोन अपने सिपाहियों के साथ आता है, जो कि अब सेनापति से राजा बन चुका है। सरगोन उन सभी योद्धाओं को राज्य के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाता है। तभी हम मैथ्यू के भाई नोहा को देखते हैं, जो मैथ्यू को बताता है कि सरगोन ने राजा को मारकर इस राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके बाद सरगोन सभी योद्धा को देखता है। तभी उसे मैथ्यू दिखाई देता है और वह उसे तुरंत पहचान लेता है। इसके बाद सरगोन मैथ्यू से कहता है कि कल तुम्हें महल में आना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए लॉयल हो या नहीं। अब अगले दिन मैथ्यू सरगोन के महल में प्रवेश करता है, जहां पर उसे बहुत सी खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं। इसके बाद मैथ्यू अखाड़े में चला जाता है, जहां पर सरगोन एक योद्धा से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वह योद्धा सरगोन के आगे ढेर हो जाता है। इसके बाद सरगोन मैथ्यू को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि यह सभी मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और ये मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। अब सरगोन अपने गार्ड से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए अपना हाथ काट सकते हो। उसके कहते ही वह गार्ड अपने हाथ में छुरा भोंक लेता है। अब सरगोन मैथ्यू से कहता है कि आगे की बातें हम कल करेंगे। इसके बाद उसका गार्ड मैथ्यू को खूबसूरत लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए छोड़ जाता है। अगले दिन सरगोन मैथ्यू के भाई नोहा को बुलवाता है, जिसे बंदी लिया गया है, और मैथ्यू से कहता है कि इस लड़के ने पूरे राज्य में यह अफवाहें फैला दी हैं कि मैंने ही राजा की हत्या की है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसकी गर्दन काटकर अपनी लॉयल्टी का प्रमाण दो। इस पर मैथ्यू उसके आदेश का पालन करने का दिखावा करता है और नोहा को मारने की बजाय वो उसके गले की जंजीर को काट देता है,
जिसके बाद वो दोनों भाई सरगोन के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। उन्हें मारने के बाद मैथ्यू अपने पिता की मौत बदला लेने के लिए सरगोन पर भाले से अटैक करता है। लेकिन सरगोन अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके भाले को रोक लेता है और उसे मैथ्यू की तरफ मोड़ देता, जिससे मैथ्यू तो बच जाता है। लेकिन यह देखकर मैथ्यू हैरान हो जाता है और फिर तुरंत नोहा के साथ खिड़की से कूद जाता है और एक सिपाही से घोड़ा छीनकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद सरगोन मंत्रों का उच्चारण करके उन पर तीर से अटैक करता है, जिसके बाद वह तीर मिसाइल की तरह उनका पीछा करने लगती है। अब मैथ्यू और नोहा जैसे तैसे महल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो तीर उनका पीछा करके नोहा को लग जाती है, जिसके चलते नोहा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। यह देखकर मैथ्यू गुस्से से तिलमिला उठता है। दूसरी तरफ हम सरगोन को देखते हैं, जो अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके मैथ्यू को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका सेनापति उसे बताता है कि मैथ्यू भाग निकला, लेकिन हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। दूसरी ओर मैथ्यू अपने भाई को खोने के बाद एक बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर कोई उसका पीछा कर रहा होता, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि लायला होती हैं। अब लायला उसे बताती हैं कि मेरे घर वाले जल्द ही मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लाइफ में एडवेंचर पसंद है। तब मैथ्यू उससे कहता है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद लायला उससे कहती हैं कि सरगोन के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उसके पास काली शक्तियां भी हैं। इस पर मैथ्यू उससे कहता है कि मैं उससे अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे सेना जुटानी होगी। इसके बाद मैथ्यू उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन लायला फिर भी उसका पीछा करती हैं और नाव पर सवार हो जाती है। अब मैथ्यू लायला से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। इस पर लायला कहती हैं कि हर कोई चाहता है इजिप्ट जाकर पिरामिड देखना, इसीलिए मैं भी पिरामिड्स को करीब से देखना चाहती हूं। लेकिन तुम इजिप्ट क्यों जा रहे हो? इस पर मैथ्यू उसे बताता है कि दरअसल इजिप्ट में मेरे पिता के प्राइवेट सिपाही हैं, जिनके पास साइरिस का भाला, जिससे सरगोन को मारा जा सकता है। अब उन दोनों की बातें सुनकर नाव में बैठा एक आदमी मैथ्यू से कहता है कि शायरिस का भाला सिर्फ इजिप्ट के राक्षसों को मारने के लिए है, वो सरगोन पर कम नहीं करेगा। तब मैथ्यू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे किसी अस्त्र के बारे में बता सकते हो जिससे सरगोन को खत्म किया जा सके। इस पर वो उससे कहता है कि हाँ, एक तलवार है डेमोक्लस, जिसकी मदद से तुम सरगोन को मार सकते हो। लेकिन एक समस्या है, वह तलवार तुम्हें अंडरवर्ल्ड नाम के जादुई शहर में मिलेगी और वहां की रानी बहुत खतरनाक हैं, इसलिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तब मैथ्यू उससे कहता है कि क्या तुम हमें अंडरवर्ल्ड लेकर जा सकते हो। तब वह आदमी मैथ्यू से 100 चांदी के सिक्कों की डिमांड करता है, लेकिन मैथ्यू के पास इतने सिक्के नहीं होते हैं, इसीलिए वह लायला से सिक्के देने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर लायला मान जाती है। इसके बाद वो तीनों अंडरवर्ल्ड सिटी में पहुंच जाते हैं और रानी के महल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल के बाहर सैनिक होते हैं। तब लायला उन सैनिकों से फाइट करके दरवाजे की चाबी हासिल कर लेती है। इसके बाद तीनों रानी के महल में एंटर हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें सैनिक देख लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। अब मैथ्यू उन सैनिकों से फाइट करता है और उनसे बचने के चक्कर में वो तीनों एक अंडरग्राउंड जेल में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से कैदी मायूस बैठे होते हैं। अब मैथ्यू उन लोगों से सवाल करता है कि तुम्हें यहां बंदी बनाकर क्यों रखा गया है, लेकिन मैथ्यू की भाषा उन लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए वह कोई जवाब नहीं देते। तब एरी उनसे इजिप्टियन भाषा में पूछता है, जिस पर एक आदमी उन्हें बताता है कि इस पूरे शहर की रक्षा एक खतरनाक मॉन्स्टर करता है, जो आधा इंसान है और आधा बैल यानी मिनटॉर, जो इंसानों को खा जाता है, और उसका खाना बनाने के लिए ही हमें इस जेल में बंदी बनाकर रखा गया है। यह सुनकर सभी सुनकर हैरान रह जाते हैं। तब मैथ्यू उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इस जेल से आज़ाद होना है तो मेरा साथ देना होगा, ताकि मैं उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं। लेकिन वो लोग डर के मारे मैथ्यू का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद मैथ्यू लायला को अपने साथ लेकर उस मॉन्स्टर को मारने चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं, और वह मैथ्यू से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। अब मैथ्यू उसके हाथों की रस्सी को काट देता, जिसके बाद वह आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है। अब मैथ्यू और लायला को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे डरकर वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है और तभी उन दोनों के सामने वह मॉन्स्टर आ जाता है,
जो अचानक उन पर अटैक करने लगता है। अब मैथ्यू और लायला उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वह उन पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहां पर जेल के बाकी लोग भी आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तब वो उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू पीछे से उस पर अटैक करता है और उसके अंदर अपनी तलवार घुसेड़कर मॉन्स्टर को मार डालता है। इसके बाद मैथ्यू उन लोगों को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है। तब एरी उन लोगों के लीडर से कहता है कि हम अंडरवर्ल्ड सिटी जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी हमारे साथ आना चाहोगे? इस पर वह लीडर एरी से कहता है कि उस जगह से जिंदा लौट पाना आसान नहीं है। तब एरी उनसे कहता है कि अंडरवर्ल्ड में तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल सकता है। यह सुनकर वह लीडर उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद एरी मैथ्यू को बताता है कि इस जगह पर एक सीक्रेट चैम्बर है जहां हम चाइना पहुंच सकते। अब वो सभी लोग एक चैम्बर में चले जाते हैं। तभी उस चैम्बर का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब एरी को फर्श पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अब एरी जैसे ही उस मंत्र को पढ़ता है, उस चैम्बर के चारों तरफ के ब्लॉक्स अपने आप गायब हो जाते हैं। इसका मतलब वह सभी किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब वह सभी रेगिस्तानी इलाके में एक ऊंचे पिलर पर फंस जाते हैं। तभी मैथ्यू को उसके पिता के कहे शब्द याद आते हैं। अब मैथ्यू अपने पिता की बातों पर विश्वास करके जैसे ही अपने पैर को पिलर के बाहर रखता है, वहां पर एक स्टेप बन जाता है। लेकिन जब वह दूसरा पैर आगे रखता है तो सीधे नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वह एक इल्यूजन होता है। इसके बाद वो सभी पिलर से नीचे उतर जाते हैं। तब एरी सभी को बताता है कि इस दुनिया में हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है और समय पूरा हो जाने पर हमें फिर से इस पिलर पर आना होगा, वरना हम सभी पत्थर की मूर्तियों में बदल जाएंगे। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक रेगिस्तान की जमीन से नुकीले पेड़ की शाखाएं निकलने लगती हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और कुछ ही देर में वह रेगिस्तान एक डरावने जंगल में बदल जाता है। अब एरी उन सभी को अपने शरीर पर धूल लगाने के लिए कहता है, ताकि उस जंगल के क्रिएचर उन्हें मरा हुआ समझे। इस पर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते। तभी एक सांप जैसा क्रिएचर एरी को जकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त उनमें से एक आदमी उसे तलवार से काट देता है, जिससे एरी की जान बच जाती है। अब जैसे जैसे वह सभी आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहां पर बहुत ही अजीब अधमरे इंसान नजर आते हैं, जिनकी बॉडी सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वह जोंबी की तरह बिहेव कर रहे होते और उनके शरीर से कीड़े निकल रहे होते हैं। यह नज़ारा देखकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। अब वह फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह जंगल एक एक करके मैथ्यू के लोगों की जान ले रहा होता है। अब उनमें से एक आदमी एरी से पूछता है कि तुमने कहा था कि हमें इस जगह ढेर सारा सोना और हीरे मिलेंगे, आखिर कहाँ हैं वो सब? वही मैथ्यू भी एरी से जादुई तलवार के बारे में पूछता है। तब एरी उन सभी को समझाता है कि यह दुनिया एक गेम की तरह है, जिसमें हमें सरवाइव करते हुए हैं हर एक स्टेज को पार करना होगा। इसके बाद सभी उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी पीछे रह जाता है। उसे वहां पर सोने के आभूषण दिखाई देते हैं। लालच में आकर वह आदमी उन ज्वेलरी को उठा लेता है। तभी एक मॉन्स्टर उसे मार डालता है। अब उसकी चीख सुनकर उनका लीडर उसे ढूंढने चला जाता है और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक भूतिया गुफा दिखाई देती है। जैसे ही वह सभी लोग उस गुफा में प्रवेश करते हैं, वहां का माहौल डरावना हो जाता है और तभी उनके सामने अंडरवर्ल्ड की रानी प्रकट होती हैं। वह उन लोगों से सवाल करती कि तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। इस पर एरी उसे जवाब देता है कि हम चाइना जा रहे थे और शॉर्टकट लेने के चक्कर में यहाँ आ गए। यह सुनकर वो रानी उन्हें घुटने पर झुकने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू ऐसा करने से इनकार कर देता है। यह देखकर रानी मैथ्यू को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं कि इस जगह पर मेरे नियम कानून चलते हैं। अब लायला रानी को मैथ्यू के करीब जाते देखकर उसे गालियां देने लगती है और उस पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है। इसके बाद रानी के शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं और फिर रानी और लायला के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एरी उस चाइनीज आदमी के साथ जादुई तलवार को ढूंढने लगता है,
दूसरी ओर रानी स्टारेट अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके जमीन में एक गड्ढा क्रिएट कर देती हैं और लायला को उसके ऊपर हवा में लटका देती हैं। वही एरी को गुफा के एक चैम्बर में वह जादुई तलवार हवा में घूमती हुई नजर आती है, लेकिन तलवार ऊंचाई पर होती है। इसलिए एरी उस चाइनीज को अपने कंधे पर खड़ा करके तलवार लेने के लिए कहता है। लेकिन चाइनीज आदमी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वह उस तलवार को पकड़ लेता है। दूसरी ओर मैथ्यू रानी को तलवार मिलने तक अपनी बातों में उलझाकर रखने की कोशिश करता है। रानी स्टारेट मैथ्यू के करीब आने की कोशिश करती है। यह देखकर लायला रानी से कहती हैं कि मैथ्यू मुझसे प्यार करता है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन मैथ्यू रानी की खूबसूरती के जाल में फंस चुका था, लेकिन वो लायला को चाहता था। इसीलिए मैथ्यू रानी को किस करने से मना कर देता है, जिससे रानी क्रोधित होकर लायला को गड्ढे में गिरा देती है। लेकिन उससे पहले ही मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। तभी एरी तलवार लेकर आ जाता है और उसे मैथ्यू को दे देता है। लेकिन उनका समय अब खत्म होने ही वाला था, इसलिए सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन चोरों का लीडर एरी को पकड़कर उससे पूछता है कि कहाँ है सोना और हीरे, तुमने वादा किया था। तब एरी उसे एक डायमंड रिंग की ओर इशारा करता है, जो कि एक मुर्दे के पास होती है। अब वह लीडर उस मुर्दे से वह रिंग छीन लेता है। इसके बाद वो सभी भागकर उस पिलर के पास आ जाते हैं, लेकिन वह लीडर समय रहते पिलर पर नहीं चढ़ पाता है, जिससे वो पत्थर में बदल जाता है और इसके बाद वो सभी फिर से उसी जेल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ रानी स्टारेट सरगॉन के करीब आकर उससे कहती हैं, मैथ्यू ने अंडरवर्ल्ड में आकर मुझसे वो जादुई तलवार हासिल कर ली और अब वो तुमसे अपने पिता का बदला लेने आ रहा है और तुम्हें उस तलवार को मेरे पास वापस लाना होगा, क्योंकि वह तलवार मेरी दुनिया की ताकत है। उसके बिना अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इस पर सरगॉन उससे कहता है कि इसके लिए मुझे और शक्तियों की जरूरत होगी। अब रानी उसके टकले पर एक बूंद खून गिराती है, जिससे सरगॉन के अंदर स्कॉर्पियन किंग की पावर आ जाती है। लेकिन साथ ही रानी स्टारेट उससे कहती है कि इस शक्ति के बदले तुम्हें मुझे हजारों लोगों की बलि देनी होगी। अब सरगॉन रानी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मैथ्यू, लायला, एरी और वो चाइनीज चारों वापस अपने राज्य लौट आते हैं और चुपके से शहर में घुस जाते हैं। लेकिन उस शहर के लोग कहीं जा रहे होते हैं। तब मैथ्यू बच्चों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछता है कि यहाँ क्या चल हो रहा है। इस पर वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि राजा सरगॉन ने शहर के सभी लोगों को अरेना में इकट्ठा होने का आदेश दिया है। तभी वहां पर एक सैनिक आकर उन बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद मैथ्यूज और एरी छिपकर सरगॉन के महल में घुसने की कोशिश करते हैं। वही लायला और चाइनीज आदमी अरेना में चले जाते हैं। अब जैसे ही मैथ्यू और एरी महल में घुसने की कोशिश करते हैं, सरगॉन के सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। तब मैथ्यू उस तलवार के एक ही अटैक से सभी की तलवारों को काट देता है। यह देखकर उन सिपाहियों के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। दूसरी तरफ लायला और चाइनीज अरेना के अंदर चले जाते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं। अरेना के मैदान में 4 मटके रखे होते हैं, जिनमें तेल भरा होता है और उन्हें एक ऐसे यंत्र के द्वारा जोड़ा गया था जिससे तीर मारा जाए तो एक साथ में सभी मटके टूट जाएंगे और फिर उनमें से तेल निकलकर वहां पर बनी छोटी नलियों के रास्ते पूरे अरेना में फैल जाएगा। यह देखकर लायला और चाइनीज हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोनों सभी लोगों को अलर्ट करने लगते हैं। तभी एक सिपाही उस यंत्र पर तीर चला देता है, जिससे मटके टूट जाते हैं और उनमें भरा तेल उन नालियों के रास्ते बहने लगता है। उसी दौरान सरगॉन के सिपाही लोगों पर तेल गिराने लगते हैं, जिसके चलते वहां पर भगदड़ मच जाती है। लेकिन अरेना के सारे दरवाजे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ मैथ्यू एरी को रुकने के लिए कहता है ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन वह चुपके से महल में घुस जाता है। महल के भीतर मैथ्यू को उसके पिता असुर दिखाई देते हैं और वह मैथ्यू से कहते हैं कि इस तलवार ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है और अब हम साथ रह सकेंगे। बस मुझे ये तलवार दे दो। इतना कहकर असुर मैथ्यू के करीब आ जाते हैं और सरगोन में बदलकर उससे उस तलवार को छीन कर फेंक देता है, जिसे एरी उठा लेता है और उस तलवार को दूसरी तलवार से बदल देता है। इसके बाद मैथ्यू बिना तलवार के ही सरगोन से फाइट करने लगता है। तभी एरी सिक्कों के बदले सरगोन को वह तलवार थमा देता है। यह देखकर मैथ्यू हैरान हो जाता है। तब सरगोन मैथ्यू से कहता है कि एरी मेरा वफादार है और मेरे कहने पर ही वो तुम्हें तलवार तक लेकर गया।
ताकि तुम्हारे जरिए मैं उस तलवार को प्राप्त कर सकूं। इस तलवार से मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही सरगोन उस तलवार से मैथ्यू पर अटैक करने की कोशिश करता है, उस तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर सरगोन के तोते उड़ जाते हैं। तब एरी मैथ्यू को असली तलवार देता है और सरगोन से कहता है कि इन सिक्कों के लिए मेन मैथ्यू जैसा दोस्त नहीं खोना चाहता। अब मैथ्यू सरगोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब सरगोन मैथ्यू से कहता है कि तुम एक स्कॉर्पियन योद्धा हो और हर योद्धा राजा का वफादार होता है। यह सुनकर मैथ्यू स्कॉर्पियन बने टैटू को तलवार से जला देता है। इसके बाद सरगोन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंधेरे में चला जाता है और एक बड़े से बिच्छू में बदल जाता है। लेकिन मैथ्यू उसे देख नहीं पाता। अब सरगोन गायब होकर मैथ्यू पर अटैक करने लगता है, जिससे मैथ्यू बहुत घायल हो जाता है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। दूसरी तरफ लायला और फांग उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद सरगोन के सिपाही तीर पर आग लगाकर उन मटकों पर अटैक करते हैं, जिससे तेल में आग लग जाती है और लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। तब लायला और फांग आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू तेल के मटके को उस बिच्छू के ऊपर फेंकता है, जिससे बिच्छू दिखाई देने लगता है और अब मैथ्यू उस तलवार को उठा लेता है। और जैसे ही बिच्छू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मैथ्यू उसके शरीर में उस जादुई तलवार को घुसेड़ देता है, जिससे सरगोन मारा जाता है। वही लायला और फांग जैसे तैसे करके उस आग को बुझा देते हैं, जिससे सभी लोग बच जाते हैं और खुश होकर उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी रानी स्टारेट भी आ जाती हैं और मैथ्यू से उस तलवार को ले लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। लेकिन मैं जानती हूं, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है और तभी मैथ्यू बेहोश हो जाता है। फिर 3 दिन बाद उसे होश आता है। इसके बाद शम्स नाम के आदमी को उस शहर राजा बना दिया जाता है, क्योंकि मैथ्यू हमेशा एक योद्धा की तरह जीना चाहता था और इसलिए वह लायला को अलविदा कहकर फिर से खतरों से भरे सफर पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।